पिछले क्लास में आप लोग किसी कारणवश नहीं देख पाए थे, तो मैं वीडियो बना करके भेज दिया था। तो हाँ, तो वहाँ पे था क्या कि भाई उस कंप्लीट नहीं हुआ और ट्रायल में थे, तो आज उस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ। टॉपिक है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं को की व्याख्या करें। किसी भी शोध का मुख्य लक्ष्य होता है सत्य की खोज करना। और सत्य एक ऐसा शब्द है, हमेशा आप सुनते रहते हैं, हमेशा सत्य बोलो, सत्य करो। लेकिन दुनिया में ऐसा एक भी पर्सन नहीं है जो 100% सत्य बोलता अभी के इस दौर में। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि सत्य की खोज करना आसान नहीं है, परंतु सत्य इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक विधियों के अनेक स्तरों से गुजरना होता है, से ही शोध के चरण या अवस्था कहते हैं। ठीक है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने मिलकर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के अवस्थाओं को 9 भागों में बांटा है, कहीं कहीं 8 भाग में है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम को इंक्लूड करना करना चाहते रहते हैं, क्योंकि ये काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है और ये फॉर फ्यूचर भी आपको काम आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, बीच बीच में वो बोलते रहिए, तभी होगा कि भाई हमारा स्टूडेंट हमको ध्यान पूर्वक सुन रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे डिफरेंट स्टेज में बांटा। पहला स्टेज है विषय का चुनाव। ठीक है, मैं पॉइंट धीरे धीरे बोलता हूँ, उसको गौर करेंगे और नोट की आवश्यकता होगा तो नोट कर लिया कीजिएगा। पहला पॉइंट है विषय का चुनाव। तो कोई भी किसी भी अनुसंधान को शुरू करने से पूर्व किस फील्ड में, किस क्षेत्र में हम अनुसंधान करेंगे, तो उससे किस विषय में अनुसंधान, किस विषय में हमको रिसर्च करना है, किस विषय पे तो उसका सबसे पहले खोज किया जाता है, चुनाव किया जाता है। दूसरा है साहित्य का सर्वेक्षण। तीसरा है अध्ययन हेतु समस्या। चौथा है परिकल्पना का निर्माण। इसी तरह से पांचवा पॉइंट है अनुसंधान के लिए विधियों एवं साधनों का चयन। आप रिसर्च कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, उसके लिए कौन कौन सा संसाधन होना चाहिए, वो वो भी रिसर्च के लिए आवश्यक होता है। छठा छठा पॉइंट है तथ्यों का निरीक्षण एवं चयन। सातवां पॉइंट है आंकड़ों का वर्गीकरण और विश्लेषण। आठवां पॉइंट है सामान्यीकरण, और सामान्यीकरण काफी इंपॉर्टेंट रखता है पूरे रिसर्च में। और सबसे अंत में है 9वां पॉइंट प्रतिवेदन और प्रस्तुतिकरण, अर्थात रिपोर्ट राइटिंग उसको कहा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे, इसके संबंध में भी यह भी एक स्टेज है रिसर्च के लिए। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूँ। पहला पॉइंट है विषय का चुनाव। किसी भी शोध की शुरुआत में अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता उस क्षेत्र तथा विषय का चुनाव करता है जिसमें वह रिसर्च करना चाहता है। इस अवस्था में शोधकर्ता प्रायः इस स्थिति में नहीं होता है कि जब तक उस अध्ययन के संबंध में ज्ञान नहीं हो जाता। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब तक जो उसको स्टडी करना है, जिस पर रिसर्च करना है, उस विषय के बारे में जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा तब तक रिसर्च की शुरुआत नहीं कर सकता है। ठीक है। तो किसी भी शोध के लिए सबसे पहला अवस्था है, पहला चरण जो होता है वो होता है विषय का चुनाव। समझ में आ रहा है? विषय के चुनाव में आप किस फील्ड में, जैसे सोशल फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं तो सोशल रख लीजिए। मेडिकल फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, मेडिकल सिलेक्ट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट है साहित्य का सर्वेक्षण, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। अब सबसे पहले आप तो विषय का जैसे ही चुनाव करते हैं तो उससे संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं, और साहित्य सर्वेक्षण के आधार पर आपको
अब देखेंगे कि जितने भी रिसर्चर हुए हैं पूर्व में, जो शोधार्थी हुए हैं, जो शोध किए हैं, वो अपने शोध पत्र में के अंत में लिखता है खामियां, दोष। उस दोष का अध्ययन करना पड़ता है उसमें, और उस दोष का जैसे ही आप अध्ययन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समस्या दिखना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही समस्या दिखेगा तो उसके आधार पर आप एक टॉपिक बना लेंगे। ठीक है। और वो जैसे हम ही लोग रिसर्च किए, तो अंत में उसमें क्या छूट गया, क्या कमी रह गई, वो अंत में 8-10 या 5-7 जो भी होता है, वो अंत में उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो साहित्य सर्वेक्षण में पूर्व में शोध किया हुआ शोध पत्र का अध्ययन हम कर सकते हैं, उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं, या फिर शोध पत्रिका आता है उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है, उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं, जिसको जर्नल का सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो ये जितने भी होते हैं, जो भी रिसर्च होता है, वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। ठीक है। और जो परिपूर्ण, यह भी ध्यान देने यह भी वही ध्यान दे सकता है जो रिसर्च करता है। ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी चीज को पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो उसका एनालिसिस भी, मूल्यांकन भी, एवेल्युएशन भी स्वयं करना पड़ेगा कि इसमें क्या रह गया, बाकी क्या छूट गया, उसको दर्शाना पड़ता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फोर फ्यूचर जो भी शोधार्थी होंगे, रिसर्च स्कॉलर होंगे, वो उसको देखेंगे, वही समस्या देखेंगे, उसके आधार पर कोई ना कोई टॉपिक उसको हाथ लग जाएगा। दैट्स क्लियर द पॉइंट। तीसरा है अध्ययन हेतु समस्या। अब आइए समस्या पे। सबसे पहले विषय का चुनाव कर लिए, फिर उससे रिलेटेड जो ये है साहित्य है, उसका सर्वेक्षण कर लिए। साहित्य के सर्वेक्षण के आधार पर आपको समस्या को चुनना है। समस्या मिल जाएगा, फिर उसका उस पर आप अनुसंधान करेंगे। इसमें है कि शोधकर्ता पूर्व अनुसंधान के सर्वेक्षण के आधार पर समस्या को चुनता है। पहले ही मैं क्लियर कर दिया हूं कि जो पहले से शोध किया हुआ है, शोध पत्र, उसका सर्वेक्षण करते हैं, उसके आधार पर आपको समस्या मिल जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है परिकल्पना का निर्माण। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब कहेंगे कि इसको हम यूं कह सकते हैं कि पूरे अनुसंधान का, पूरे रिसर्च का ये रीड होता है। ठीक है। हाइपोथेसिस या फिर परिकल्पना ना हो तो रिसर्च होगा ही नहीं। और परिकल्पना को सामान्य अर्थ में कहा जाता है कि पूर्व परिणाम। ठीक है, कि एक पहले से अनुमानित एक परिणाम निकाल लीजिए और उसी परिणाम का जांच करना है। ठीक है। फिर जब जांच करते हैं तो आपका पूर्व परिणाम के अकॉर्डिंगली आप जांच किए और उसका रिजल्ट आ गया, तो परिकल्पना जो है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। यदि वैसा नहीं आया तो वहां होता है एक उपकल्पना। उप उपकल्पना का निर्माण करना पड़ता है। उपकल्पना का निर्माण में बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। तो जनरली रिसर्चर जो होते हैं, वो जैसे ही उसके परिकल्पना के अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं आया, तो वहीं पे वो अपने रिसर्च को पूर्ण विराम लगा देता है, यानी कि रिसर्च को रिजेक्ट कर देता है। भाई, हमने ऐसा परिकल्पना बनाया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट ये, अब जो उसमें रिजल्ट आता है उसको दर्शा देता है, एक एक करके। समझ में आ रहा है? और परिकल्पना, जैसे एक उदाहरण हम दे देते हैं। परिकल्पना जो होता है वो लॉजिकल सीक्वेंस में, समझ रहे हैं, तर्क संगत परिकल्पना हो, और कथन के रूप में होता है परिकल्पना। समझ, जब कथन के रूप में, यानी कथन जो होता है वो लिखित नहीं होता है, भड़वली होता है, कथन में हो। परिकल्पना हमेशा कथन के रूप में होता है। जैसे एक परिकल्पना का मैं निर्माण करता हूं अभी, कि धूम्रपान से कैंसर होता है। ये हो गया कथन। और इसी में क्या धूम्रपान से कैंसर होता है, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? परिकल्पना करता है कथन के रूप में परिकल्पना हो, और लॉजिकल सीक्वेंस में हो, यानी कि वो तर्क संगत हो। तो जैसे मैंने बनाया एक परिकल्पना कि धूम्रपान से कैंसर होता है। क्लियर?
अब ये जो परिकल्पना बनाया, अब इसी पर हम रिसर्च करेंगे। अब रिसर्च के लिए अब समस्या, जैसे ही समस्या में क्या लिखेंगे कि धूम्रपान पर से कैंसर होता है, इसका एक अध्ययन। ठीक है। और फिर या फिर ऐसे कर लिख सकते हैं, ये स्टडी ऑफ कैंसर पेशेंट। ठीक है, ये समस्या हो गया। और समस्या के आधार पर परिकल्पना का निर्माण किए। परिकल्पना परिकल्पना में आप जितना परिकल्पना बना लीजिए। धूम्रपान से कैंसर होता है तो उसमें टाइप बना लीजिए कि बीड़ी गुटखा, बीड़ी सिगरेट पीने से कैंसर होता है, या फिर गुटखा खाने से कैंसर होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ड्रग्स का सेवन करता है इसलिए कैंसर होता है। ये कई परिकल्पना होता है। ठीक है। अब इसका जितनी भी परिकल्पना है उसको एक लाइन में यदि हम कहेंगे तो सीधा कहेंगे धूम्रपान से कैंसर होता है। अब ये परिकल्पना का निर्माण हो गया। और फिर इसको हम आगे इंक्लूड करेंगे कि कैसे किया जाता है। समझ में आया परिकल्पना? थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा मैं ज्यादा समय दे दिया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है, पांचवा है, अनुसंधान के लिए विधियों एवं साधनों का चयन, यानी कि रिसर्च के लिए मेथड और टेक्नोलॉजी, ये दोनों का चयन करना होता है। इसमें है कि परिकल्पना का निर्माण कर लेने के बाद शोध कार्य का दूसरा प्रमुख चरण है उपयुक्त साधनों एवं विधियों का चयन करना, यानी कि जो उसके लिए एग्जैक्ट मेथड होगा, एग्जैक्ट साधन होगा, उसका चुनाव कर लेना। अलग अलग शोध के लिए अलग अलग विधियां होती है। अतः विषय के स्वरूप के अनुकूल क्या कहते हैं, संसाधन एवं विधियों का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त शोधकर्ता यह विचार करता है कि परिकल्पना कहाँ से प्रारंभ की जाए और इसे किस प्रकार से संकलित किया जाए। इसके लिए साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली विधि है, निरीक्षण विधि है, आदि विधियां प्रचलित है। अब जैसे मैंने बताया, एक लाइन पे रहिए, तुरंत से एक स्टूडेंट जुट गया है। हाँ, अमन जी, आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए और वीडियो भी। अमन जी, सुन पा रहे हैं तो अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कीजिए। चला गया। तो मैं बता रहा था कि कई विधियां हैं। अब जैसे मैंने परिकल्पना बनाया, धूम्रपान से कैंसर होता है। ठीक है। इसमें कई विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला विधि यदि इसमें हम उपयोग करेंगे तो वो होगा क्या कहते हैं, साक्षात्कार विधि। ठीक है। साक्षात्कार विधि इसलिए कि आप जाएंगे कैंसर पेशेंट के पास तो सबसे पहले उससे साक्षात्कार लेंगे। ठीक है। अब उसमें कई आप संसाधन जोड़ सकते हैं, कई और मेथड, प्रश्नावली भी जोड़ सकते हैं कि अब जैसे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को उसमें ऐड कर सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्थिति इनकी कैसी थी जिसकी वजह से ये धूम्रपान करने लगे और उनको कैंसर हो गया। ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, जेनेटिकल अप्रोच से भी होता है कि भाई उसके परिवार में किसी को कैंसर था तब हो गया। लेकिन यही सब है। तो कई संसाधन होते हैं, कई विधियां होती है। तो इसमें जैसे मैंने परिकल्पना के आधार पर बताया कि धूम्रपान से कैंसर होता है, इसके लिए इंटरव्यू का प्रयोग कर सकते हैं, प्रश्नावली का उपयोग कर सकते हैं। और ठीक है। तो समझ में आया अनुसंधान के लिए विधियों एवं साधनों का चयन। अमन जी को सुन पा रहे हैं तो आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, अब जो है वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो पे जाकर क्लिक कीजिए। चलिए, आप अपना परिचय दे दीजिए 5 सेकेंड में।
हम्म, हम्म। सब्जेक्ट क्या है? ये तो साइकोलॉजी का क्लास चल रहा है। कोई नहीं। हम्म, हम्म। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ज्वाइन कीजिए तो फिर अभी क्लास चल रहा है। ठीक है, सुनिए लेक्चर, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं बीच में। ठीक है, आ जाइए। तो मैं बता रहा था कि अनुसंधान, रिसर्च के लिए मेथड और टेक्निक की आवश्यकता होती है। क्लियर कंसेप्ट हुआ। नेक्स्ट है तथ्यों के निरीक्षण एवं चयन। अब तथ्य का निरीक्षण आप कैसे करेंगे, उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए भी कई मेथड है। अब जैसे मैंने बताया कि धूम्रपान से कैंसर होता है, यह एक टॉपिक है। अब धूम्रपान से कैंसर जो होता है, तो अब इसके लिए क्या कहते हैं, कैसे आप निरीक्षण चयन करेंगे, कैसे निरीक्षण करेंगे, तो ये बात आ जाती है सामने। तो अब निरीक्षण के लिए या फिर चयन करने के लिए कई मेथड है, जिसको हम सैंपलिंग मेथड कहते हैं। ठीक है। और सैंपलिंग मेथड में इस तरह के जो हाइपोथेसिस है, उसमें हम पर्पसिव सैंपलिंग मेथड का प्रयोग करेंगे, जो आप लोगों ने देखा भी है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श या फिर उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि जिसको कहते हैं, आप लोग देखे होंगे वो। उसमें क्या होता है कि आप अपने उद्देश्य के अनुकूल सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। अब जैसे 50 या 100 सैंपल लेना है, तो आप केवल और केवल वैसे कैंसर पेशेंट का सिलेक्शन करेंगे जो धूम्रपान से कैंसर पीड़ित हुआ हो। ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, आप इंटरव्यू के सहारे इंटरव्यू लेंगे, उसमें उसी का डेटा लेंगे जो धूम्रपान से कैंसर पीड़ित है। समझ में आया? ओके। तो ये 6 पॉइंट हो गया कंप्लीट। और वो जो है 7th पॉइंट है इसमें, आंकड़ों का वर्गीकरण और विश्लेषण। ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है पूरे रिसर्च में। कि आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ा जो आपने डाटा डेटा जो कलेक्ट किया, उसका वर्गीकरण आप क्लासिफाई कैसे करेंगे, फिर उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि पूरे रिजल्ट आपको इसी पे डिपेंड होता है। यदि डेटा क्लासिफिकेशन आप नहीं किए, डेटा का एनालिसिस नहीं किए, तो फिर रिजल्ट पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा देखिए इसमें, आंकड़ों के संग्रह का कार्य जहां समाप्त होता है, वहीं से उसके विश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तथ्यों के पारस्परिक संबंध, समानता एवं असमानता को प्रकट करता है। वास्तव में व्यवस्थापन की क्रिया अनुसंधान में शुरू से अंत तक चलता रहता है। इसको व्यवस्थित करना, जब से आप शुरू करेंगे और रिसर्च खत्म होगा, तब तक वो यह प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। शोधकर्ता को हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहना पड़ता है कि किस प्रकार की सामग्री अध्ययन के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, और किस प्रकार की सामग्री अध्ययन के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है। उसकी व्यवस्था करना और विश्लेषण के लिए किस पद्धति या मेथड का उपयोग किया जाना चाहिए, इस संबंध में जुंग महोदय ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जब समीकरण का प्रक्रम पूरा हो जाता है, तब हम अपने अध्ययन को एक पूर्ण संगठित सामाजिक स्थिति के रूप में देखते हैं। जब शोधकर्ता परिकल्पना का निर्माण करता है, तो वह सामाजिक समस्या के समीकरण के दृष्टिकोण को ग्रहण करता है। अब कहने का तात्पर्य है कि आपने परिकल्पना के अकॉर्डिंगली मेथड का प्रयोग किया, मेथड के प्रयोग के आधार पर जो डेटा कलेक्ट हुआ, उस डेटा को क्लासिफाई कीजिए। ठीक है। अब जैसे बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा, अब कैंसर पेशेंट को खोजने जा रहे हैं, तो उसमें बहुत ऐसे होंगे जो धूम्रपान नहीं करता होगा, फिर भी उसको कैंसर हो गया है, नहीं, और बहुत कारणों से उसको कैंसर होगा। तो आप उसका क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई में आपको लेना क्या है, केवल बताओ,
बोलो बोलो। तुम तो क्लास में हो, छोड़ के कहा जवाब नहीं दोगे तो आनंद ही नहीं आएगा पढ़ाने में। जो भी डेटा कलेक्ट होगा उसमें से केवल हमको धूम्रपान से कैंसर जो पीड़ित हुए होंगे उसी का डेटा रखेंगे, बाद बाकी को अलग कर देंगे। इस क्लासिफिकेशन करना कहा जाता है, क्लासिफाई करना कहा जाता है। ठीक है। और वो जैसे ही सारा डेटा आप क्लासिफाई कर लिए, फिर उसका एनालिसिस कीजिए। ठीक है। अब एनालिसिस में बहुत सारी बातें आएगा। अब जैसे डेटा जो आपने क्लासिफाई किया है, क्लासिफाई करके निकाला धूम्रपान से कैंसर होता है, तो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का एज ग्रुप आप देख सकते हैं, तो जेंडर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लासिफाई में आता है। अब एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप में कितने पेशेंट मिला, किस एज ग्रुप में कितने क्या कहते हैं पेशेंट मिला है, और उसका वो जेंडर देखेंगे, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये क्लासिफाई में आ जाता है, क्लासिफिकेशन में। सही है, समझ में आ रहा है। 8वां पॉइंट है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसके संबंध में कहा गया है कि आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात उसका सामान्यीकरण किया जाता है। यह अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्राप्त आंकड़ों के अनुक्रमों को इस प्रकार सूक्ष्म करना है जिससे वह घटनाओं के सामूहिक स्वरूप पर लागू हो सके। बड़े नसीबों से सामान्यीकरण के लिए सिद्धांतों के निरूपण एवं अवधारणाओं के निरूपण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है, जैसे ही आप सामान्यीकरण करेंगे तो थ्योरेटिकल पैटर्न आपको अपनाना पड़ेगा। बोल्ड कीजिए। रोशन जी, हमको सुन पा रहे हैं? अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कीजिए रोशन जी, ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। बहुत लेट में आए रोशन जी। रोशन जी, आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए, ऑडियो वीडियो। सुनाई दे रहा है शिवानी? तो और अंत में जो है प्रतिवेदन और प्रस्तुतिकरण है, ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है। पूरे रिसर्च का निचोड़ वो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये रिपोर्ट राइटिंग जो होता है बहुत ही टेक्निकल चीज है। इसको बहुत आराम से और बहुत सोच समझ करके इसको लिखा जाता है। इसमें होता क्या है कि एक ही पैराग्राफ में लिखना है ना, पैराग्राफ इसमें चेंज नहीं करना पड़ता है। और जो भी आपने रिसर्च किया शुरू से अंत तक कैसे किया, उसको संक्षिप्त रूप में इस तरह से प्रेजेंट करना होता है कि वो सामने वाले जो भी उसको देखे उसको समझ में आ जाए। समझ रहे हैं? और इसी में रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन से पूर्व होता है खामियां। अब चाहे इसमें भी आप लिख सकते हैं कि हमने जो रिसर्च किया उसमें ये चीजें, ये जो है चीजें वो छूट गया। ठीक है, उसको पॉइंट वाइज बना करके प्रेजेंट करना रहता है। इसमें यह किसी अनुसंधान का अंतिम चरण है। इसमें संपूर्ण प्रक्रम के आधार पर एक नियमबद्ध, संक्षिप्त तथा स्पष्ट प्रतिवेदन
प्रस्तुत किया जाता है। समझ में आ रहा है? जिससे इस अनुसंधान के संदर्भ में आगामी अनुसंधानों के लिए सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सके, इस दृष्टिकोण से अनुसंधान अनुसंधानों के प्रतिवेदन को का एक अनुसंधान प्रतिवेदन रिसर्च का एक अंग है। इसके अनुसंधान के निष्कर्षों के प्रसारण तथा दृष्टिगत होने में सहायता मिलती है। इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि अनुसंधान कई अनुसंधान कई स्तर, चरण या अवस्थाएं होती है। ये अवस्थाएं दूसरों से एक दूसरे से आपस में संबंधित होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक दूसरे के बिना अनुसंधान पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपस में संबंधित होते हैं, इसके अभाव में अनुसंधान संभव नहीं है। अनुसंधान में समस्या के चयन से लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण तक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। रोशन जी जुड़ गए हैं। रोशन जी, रोशन जी हमको सुन पा रहे हैं? नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, कल जो भी क्लास होगा उसका मैं आपको पहले भेज दूंगा। उस हिसाब से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग रखिए। ठीक है, तभी आनंद आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। क्वेश्चन रखेंगे तो फिर उसका जवाब दे पाएंगे। हमको आनंद नहीं आ रहा है ना, चुपचाप है। दूसरी बात है कि विद्यार्थी सब भी एक तो जुड़ता है। रोशन आज जुड़ जाता तो वो भी रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन करता रहता है बीच बीच में, ये कैसे हो सर, यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा। उसमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और फिर देखते हैं कौन सा पेपर है। 6 पेपर में कुछ बाकी है ना? तो उसको मैं देखता हूँ, उस हिसाब से कहीं होगा तो 6 पेपर, और नहीं तो 5th पेपर। 5th पेपर में क्या पढ़ा रहे थे, शायद कोरिलेशन पढ़ा रहे थे, है ना? कोरिलेशन में प्रोडक्ट मूवमेंट पढ़ाए। प्रोडक्ट मूवमेंट तो मैं कल वही रिपीट करूंगा, प्रोडक्ट मूवमेंट का क्लास। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। कोशिश में करूंगा कि भाई भरवाली आप लोगों को समझाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट मूवमेंट का जो मटेरियल है उसको सामने में रखेंगे। ठीक है, या फिर कॉपी ले लेंगे, और बताऊंगा, जरूरत हो कि सर यहाँ पे जरा बताइए, नोट नोट करेंगे। अब बोल दिया कीजिएगा। ठीक है, ओके। आशा है कि आप लोग बहुत हद तक नहीं तो कुछ हद तक निश्चित समझे होंगे। ओके, 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 थैंक यू।